इंडो ग्रीक साम्राज्य या हिंद यवन साम्राज्य के बारे में तो हम देखते हैं कि सबसे पहले यूनानी शासक डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया और पंजाब पर अधिकार स्थापित किया। तो किसने? तो सबसे पहले डेमेट्रियस ने 183 बीसी में भारत के पंजाब पर आक्रमण करता है और अधिकार स्थापित करके इसने साकल को राजधानी बनाई। राजधानी क्या थी इनकी? तो साकल थी। तो सबसे पहले डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया 183 बीसी में और पंजाब पर अधिकार स्थापित करके साकल को राजधानी बनाता है और साकल से ही शासन का संचालन करता है। और इसी दौरान यूक्रेटाइट्स ने डेमेट्रियस पर आक्रमण भी करता है। तो डेमेट्रियस और यूक्रेटाइट्स के मध्य 167 बीसी में एक युद्ध होता है। कब होता है? तो 167 बीसी में इन दोनों के बीच संघर्ष होता है या युद्ध होता है। तो इस युद्ध में डेमेट्रियस मारा जाता है। तो डेमेट्रियस मारा जाता है इस युद्ध में और इसके पश्चात भारत में यूक्रेटाइट वंश की स्थापना होती है। तो इन्होंने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। यूक्रेटाइट्स ने राजधानी इन्होंने तक्षशिला को बनाई। तो इस हिसाब से भारत में हिंद यवन शासकों की दो शाखाओं ने भारत पर शासन किया। पहली तो डेमेट्रियस शाखा और दूसरी यूक्रेटाइट शाखा ने। तो डेमेट्रियस शाखा का हमें एक नाम और मिलता है यूथेडेमस शाखा या यूथेडेमस वंश। तो डेमेट्रियस से पहले जो शासक थे यूथेडेमस, तो इन्हीं के नाम पर यूथीडेमस नाम पड़ा होगा संभवतः। तो भारत में डेमेट्रियस और यूक्रेटाइट्स दो शाखाओं ने शासन किया। तो हम सबसे पहले जानेंगे यूक्रेटाइट्स डेमेट्रियस वंश के बारे में। तो डेमेट्रियस वंश हम देखते हैं कि इसके जो पहले शासक हैं वो डेमेट्रियस थे। तो डेमेट्रियस क्या हैं? तो इस शाखा के संस्थापक हैं। माना जाता है कि इन्होंने भारतीय राजाओं की उपाधि भी धारण की थी। भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की और इनकी एक उपाधि का नाम मिलता है हमें अजय। क्या नाम मिलता है? तो अजय नाम मिलता है इनकी एक उपाधि का। और इन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में यूनानी खरोष्टी लिपि में सिक्के भी जारी किए। तो यूनानी और खरोष्टी लिपि युक्त तांबे का सिक्का जारी किया था। किसने? तो डेमेट्रियस ने तांबे का सिक्का जारी किया था। और इसके साम्राज्य विस्तार की बात करें डेमेट्रियस के, तो झेलम से लेकर मथुरा तक माना जाता है। झेलम से मथुरा तक इसका साम्राज्य विस्तार था। और कुछ विद्वानों का कहना है कि ये डेमेट्रियस प्रथम नहीं बल्कि ये डेमेट्रियस द्वितीय था। डेमेट्रियस द्वितीय था और इसने कुछ नगरों की भी स्थापना की है, जैसे दत्तमित्रा या दत्तमित्र और यूथीडिया। यूथीडिया राक्षसों जैसे नाम है। तो डेमेट्रियस के पश्चात हमें एक नाम मिलता है मिनांडर। मिनांडर महत्वपूर्ण है। इस वंश का प्रतापी शासक है मिनांडर। कैसा है? तो प्रतापी शासक है। हमें इसका एक अभिलेख प्राप्त होता है पेशावर के पास। रे से अभिलेख प्राप्त होता है। रे का अभिलेख और बाजौर घाटी का अभिलेख याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। बाजौर घाटी अभिलेख प्राप्त होता है। और सर्वप्रथम इसी शासक ने, या हम बोले तो इंडो ग्रीक शासकों में इसी ने सोने का सिक्का जारी किया था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सर्वप्रथम इसी शासक ने, इसी ने सोने का सिक्का जारी किया था। सोने का सिक्का जारी किया था। इसके अतिरिक्त हमें इसका एक नाम मिलता है, बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हु। क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हु। तो इस ग्रंथ से हमें इसका नाम मिलिंद देखने को मिलता है या इसको मिलिंद भी कहा जाता है। और इसी ग्रंथ के अनुसार माना जाता है कि ये बौद्ध भिक्षु हुए हैं नागसेन। तो नागसेन से वाद विवाद प्रतियोगिता में मिनांडर पराजित हो जाते हैं और पराजय होने के पश्चात ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? तो ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे।
बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेंगे और ये बौद्ध धर्म में भी हीनयान शाखा से संबंधित थे। तो बौद्ध धर्म में दो शाखाएं होती हैं, महायान और हीनयान, तो ये हीनयान शाखा से संबंधित थे। आगे हम इनके बारे में की तो साकल थी, क्या थी? साकल, जो कि शिक्षा और व्यापार का केंद्र थी, शिक्षा और व्यापारिक केंद्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। शिक्षा और व्यापारिक केंद्र था साकल। साकल पाकिस्तान में है, अभी भी पाकिस्तान में है। और अगले शासक होते हैं मिनांडर के पश्चात स्टेटो प्रथम, क्या है? तो स्टेटो प्रथम ये अगले शासक हुए हैं मिनांडर के पश्चात। ये मिनांडर का पुत्र था, ये पुत्र था मिनांडर का। और इसकी एक उपाधि देखने को मिलती है सोटर, यूनानी शब्द है सोटर। और स्टेटो प्रथम का पुत्र है स्टेटो द्वितीय, स्टेटो द्वितीय। संभवतः यह इस वंश का, डेमेट्रियस वंश का ये अंतिम शासक था। कैसा शासक था? तो ये अंतिम शासक था। तो यूक्रेटाइड, हम जानते हैं कि इन्होंने, यूक्रेटाइड नाम के व्यक्ति ने डेमेट्रियस को पराजित किया 167 बीसी में। तब तो इसने 167 बीसी में डेमेट्रियस की हत्या करके, डेमेट्रियस की हत्या करके यूक्रेटाइड वंश की स्थापना करता है। और राजधानी इसने तक्षशिला को स्थापित किया। तो राजधानी इसने तक्षशिला बनाई। और यूक्रेटाइड्स के पश्चात इसका पुत्र है हेराक्लियस, हेराक्लियस शासक बनता है। और यूक्रेटाइड्स के नाम पर ही यूक्रेटाइड वंश का नाम पड़ा। हेराक्लियस महत्वपूर्ण नहीं है। और हेराक्लियस के पश्चात जो शासक हुए हैं इस वंश के, एंटियालकिटास, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है एंटियालकिटास, एंटियालकिटास। तो ये प्रतापी शासक हैं इस वंश के, प्रतापी या शक्तिशाली शासक बोल सकते हैं, प्रतापी या शक्तिशाली शासक हैं यूक्रेटाइड वंश के। इनका एक राजदूत है हेलियोडोरस, हेलियोडोरस। इन्होंने अपने राजदूत हेलियोडोरस को, तो इन्हीं के समकालीन शुंग शासक हैं भागवत। तो इन्हीं के समकालीन शुंग शासक हैं भागवत। तो इन्होंने, एंटियालकिडास ने अपना राजदूत हेलियोडोरस को भागवत के विदिशा दरबार में भेजता है। किसको? तो हेलियोडोरस को। हेलियोडोरस कौन है? तो एंटियालकिडास का राजदूत है। तो ये विदिशा पहुंचता है और विदिशा में हेलियोडोरस ने गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया। गरुण स्तंभ, गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया। गरुण का संबंध भागवत धर्म से है और माना जाता है कि गरुण स्तंभ लेख या गरुण स्तंभ जो है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य माना जाता है। तो ये भागवत धर्म का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य माना जाता है, अभिलेखी साक्ष्य। ये जो गरुण स्तंभ लेख है इसकी भाषा क्या है? तो भाषा है प्राकृत और लिपि हमें देखने को मिलती है ब्राह्मी। क्या मिलती है? ब्राह्मी। और हेलियोडोरस स्वयं भी भागवत धर्म के प्रति आस्था प्रकट करता है और स्वयं को विष्णु का उपासक कहता है। क्या बोलता है? स्वयं को विष्णु का उपासक कहता है, विष्णु का उपासक कहता है स्वयं को। ये था एंटियालकिडास। हम देखते हैं यूक्रेटाइड वंश में एक और शासक हुए हैं अंतिम, हर्मियस, याद रखेंगे हर्मियस। तो ये इंडो ग्रीक शासकों की यूक्रेटाइड वंश का अंतिम शासक था। कैसा था? अंतिम शासक था। और एक जानकारी महत्वपूर्ण है हर्मियस के संबंध में कि इसके सिक्कों पर, इसने जो सिक्के जारी किए हैं ना, इसके सिक्कों पर हमें कुषाण शासक हुए हैं कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसेस। आगे पढ़ेंगे कुषाण वंश के बारे में, लिंक है इसलिए देख लेते हैं। तो हर्मियस के सिक्कों पर हमें कुषाण शासक कुजुल कडफिसेस का नाम अंकन देखने को मिलता है। इसका नाम हमें इसके सिक्कों पर देखने को मिलता है, नाम का अंकन है इसके सिक्कों पर हर्मियस के। तो ये था यूक्रेटाइड वंश, जिसमें हम देखते हैं कि हेराक्लियस महत्वपूर्ण नहीं है, यूक्रेटाइड का पुत्र है। हेराक्लियस के पश्चात शासक हुआ एंटियालकिडास, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आएगा इस वंश से तो
यहीं से आएगा, एंटियालकिडास से। यदि यूक्रेटाइड वंश से पूछा जाए तो एंटियालकिडास प्रतापी शासक था और इसका एक राजदूत था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस को भेजता है शुंग शासक भागभद्र के विदिशा दरबार में, और ये हेलियोडोरस विदिशा के पास बेस नगर है। विदिशा में भी कहां पर, तो बेस नगर, तो विदिशा के पास है बेस नगर, और बेस नगर में गरुण स्तंभ लेख का निर्माण करवाता है। और इस स्तंभ लेख की जो भाषा है वो प्राकृत है, जबकि लिपि ब्राह्मी देखने को मिलती है। गरुण भागवत धर्म से संबंधित है और ऐसा माना जाता है कि ये भागवत धर्म का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है गरुण स्तंभ। और हेलियोडोरस स्वयं भी भागवत धर्म के प्रति आस्था आस्था प्रकट करता है और स्वयं को भगवान विष्णु का उपासक बोलता है। और अंतिम शासक हुए हैं यूक्रेटाइड के हर्मियास। तो हर्मियास अंतिम है और इसके सिक्कों पर हमें कुषाण शासक कुजुल कडफिसेस का नाम का अंकन देखने को मिलता है। संभवतः इसलिए ये कुषाणों का सामंत रहा होगा। इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है, ये कुषाणों का सामंत रहा होगा। कौन, तो हर्मियस। तो ये था इंडो ग्रीक शासक। आगे हम देख लेते हैं प्रभाव, आखिर क्या क्या प्रभाव थे हिंद यवन शासकों के, भारत में क्या प्रभाव थे। और हम बात करें इंडो ग्रीक साम्राज्य, हिंद यवन साम्राज्य में यूक्रेटाइड वंश के बारे में। क्या है, तो यूक्रेटाइड, हम जानते हैं कि इन्होंने, यूक्रेटाइड नाम के व्यक्ति ने डेमेट्रियस को पराजित किया 167 बीसी में। तब तो इसने 167 बीसी में डेमेट्रियस की हत्या करके, डेमेट्रियस की हत्या करके यूक्रेटाइड वंश की स्थापना करता है और राजधानी इसने तक्षशिला को स्थापित किया। तो राजधानी इसने तक्षशिला बनाई और यूक्रेटाइड्स के पश्चात इसका पुत्र है हेराक्लिस। हेराक्लिस शासक बनता है और यूक्रेटाइड के नाम पर ही यूक्रेटाइड वंश का नाम पड़ा। हेराक्लिस महत्वपूर्ण नहीं है। और हेराक्लिस के पश्चात जो शासक हुए हैं इस वंश के, एंटियालकिडास, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है एंटियालकिडास। एंटियालकिडास ये महत्वपूर्ण शासक हैं यूक्रेटाइड वंश के। और माना जाता है कि इन्होंने, तो ये प्रतापी शासक हैं इस वंश के, प्रतापी या शक्तिशाली शासक बोल सकते हैं, प्रतापी या शक्तिशाली शासक हैं यूक्रेटाइड वंश के। इनका एक राजदूत है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, इन्होंने अपने राजदूत हेलियोडोरस को, तो इन्हीं के समकालीन शुंग शासक हैं भागवत। तो इन्हीं के समकालीन शुंग शासक हैं भागवत। तो इन्होंने, एंटियालकिडास ने अपना राजदूत हेलियोडोरस को भागवत के विदिशा दरबार में भेजता है। किसको, तो हेलियोडोरस को। हेलियोडोरस कौन है, तो एंटियालकिडास का राजदूत है। तो ये विदिशा पहुंचता है और विदिशा में हेलियोडोरस ने गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया। गरुण स्तंभ, गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया। गरुण का संबंध भागवत धर्म से है और माना जाता है कि गरुण स्तंभ लेख या गरुण स्तंभ जो है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य माना जाता है। तो ये भागवत धर्म का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य माना जाता है। अभिलेखी साक्ष्य, ये जो गरुण स्तंभ लेख है इसकी भाषा क्या है, तो भाषा है प्राकृत और लिपि हमें देखने को मिलती है ब्राह्मी। क्या मिलती है, ब्राह्मी। और हेलियोडोरस स्वयं भी भागवत धर्म के प्रति आस्था प्रकट करता है और स्वयं को विष्णु का उपासक कहता है। क्या बोलता है, स्वयं को विष्णु का उपासक कहता है, विष्णु का उपासक कहता है स्वयं को। ये था एंटियालकिडास। हम देखते हैं यूक्रेटाइड वंश में एक और शासक हुए हैं अंतिम, हर्मियस। याद रखेंगे हर्मियस। तो ये इंडो ग्रीक शासकों की यूक्रेटाइड वंश का अंतिम शासक था। कैसा था, अंतिम शासक था। और एक जानकारी महत्वपूर्ण है हर्मियस के संबंध में
कि इसके सिक्कों पर, इसने जो सिक्के जारी किए हैं ना, इसके सिक्कों पर हमें कुषाण शासक हुए हैं कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसेस। आगे पढ़ेंगे कुषाण वंश के बारे में, लिंक है इसलिए देख लेते हैं। तो हर्मियस के सिक्कों पर हमें कुषाण शासक कुजुल कडफिसेस का नाम अंकन देखने को मिलता है। इसका नाम हमें इसके सिक्कों पर देखने को मिलता है, नाम का अंकन है इसके सिक्कों पर हर्मियस के। तो ये था यूक्रेटाइड वंश, जिसमें हम देखते हैं कि हेराक्लीस महत्वपूर्ण नहीं है, यूक्रेटाइड का पुत्र है। हेराक्लीस के पश्चात शासक हुआ एंटियालकिटास, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आएगा इस वंश से तो यहीं से आएगा, एंटियालकिटास से। यदि यूक्रेटाइड वंश से पूछा जाए तो एंटियालकिटास प्रतापी शासक था, और इसका एक राजदूत था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस को भेजता है शुंग शासक भागभद्र के विदिशा दरबार में, और ये हेलियोडोरस विदिशा के पास बेस नगर है। विदिशा में भी कहां पर, तो बेस नगर, तो विदिशा के पास है बेस नगर, और बेस नगर में गरुण स्तंभ लेख का निर्माण करवाता है। और इस स्तंभ लेख की जो भाषा है वो प्राकृत है, जबकि लिपि ब्राह्मी देखने को मिलती है। गरुण भागवत धर्म से संबंधित है, और ऐसा माना जाता है कि ये भागवत धर्म का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है गरुण स्तंभ। और हेलियोडोरस स्वयं भी भागवत धर्म के प्रति आस्था प्रकट करता है, और स्वयं को भगवान विष्णु का उपासक बोलता है। और अंतिम शासक हुए हैं यूक्रेटाइड के हर्मियस। तो हर्मियस अंतिम है, और इसके सिक्कों पर हमें कुषाण शासक कुजुल कडफिसेस का नाम का अंकन देखने को मिलता है। संभवतः इसलिए ये कुषाणों का सामंत रहा होगा। इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है, ये कुषाणों का सामंत रहा होगा। कौन, तो हर्मियस। तो ये था इंडो ग्रीक शासक। आगे हम देख लेते हैं प्रभाव, आखिर क्या क्या प्रभाव थे हिंद यवन शासकों के, भारत में क्या प्रभाव थे। और 7 दिनों का विभाजन, ये संभवतः भारतीयों ने यूनानी प्रभाव से सीखा होगा। और इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली, जन्म कुंडली नक्षत्रों को देखकर, नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला, भविष्य बताने की कला, और संभवतः ग्रहों का नामकरण, ग्रहों का नामकरण, ये भी यूनानियों के प्रभाव देखने को मिलते हैं। साथ ही सिक्का बनाने की कला देखें, ये भी यूनानियों का प्रभाव था। सिक्का बनाने की कला, सिक्का बनाने की कला। तो इन ऐसे सिक्के प्राप्त होते हैं जिनमें एक तरफ राजा की तथा दूसरे ओर देवताओं या अन्य चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो ये भी यूनानियों का प्रभाव था। तो सबसे पहले ये यूनानी लोग ही एक तरफ राजा का चित्र बनवाते थे सिक्के पर, और दूसरी तरफ देवताओं या अन्य कोई वस्तु का चित्रांकन करवाते थे। तो ये प्रभाव भारत में संभवतः यूनानियों के प्रभाव से ही देखने को मिलता है। आगे देखें तो हेलेनिस्टिक कला का विकास भी हमें यूनानियों के प्रभाव से ही भारत में देखने को मिलता है। हेलेनिस्टिक कला, हेलेनिस्टिक कला, तो इस कला को हम गांधार कला में देख सकते हैं। जो गांधार कला में दिखाई पड़ता है हेलेनिस्टिक कला का आदर्श, तो हम बोल सकते हैं कि हेलेनिस्टिक कला का जो प्रारंभ है भारत में, जिसका आदर्श हमें गांधार कला में दिखाई देता है, संभवतः यूनानियों के प्रभाव में ही रहा होगा। आगे देखें तो संस्कृत नाटकों में पर्दे के लिए यवनिका शब्द का भी प्रयोग मिलता है हमें। तो यवनिका एक शब्द है, ये यवनों का है, यवनिका। तो यवनिका शब्द हमें संस्कृत भाषा में देखने को मिलता है। प्राय यह नाटक में पर्दे के लिए प्रयोग में लाया जाता था। यवनी यूनानियों से ग्रहण की, जैसे सप्ताह के 7 दिनों का विभाजन, जन्म कुंडली नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला, और ग्रहों का नामकरण, सिक्का बनाने की कला। तो जिसमें हमें देखते हैं सिक्के में, तो जिस एक तरफ राजा का चित्र होता था और दूसरी तरफ देवताओं या अन्य वस्तुओं का चित्रांकन हुआ करता था। तो हम देखते हैं हेलेनिस्टिक कला जिसका आदर्श हमें गांधार कला में दिखाई देता है। और संस्कृत भाषा में पर्दे के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द यवनिका, ये भी यूनानी शब्द था।
हम देखते हैं कि यूनान ने क्या ले गया या यूनान भारत से क्या ले गया, तो ये दर्शन और